हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास का डिस्कशन हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम पर हुआ था। इसमें हम लोग क्या किए थे, नंबर सिस्टम का डिस्कशन तो चल ही रहा था, उसमें हम लोग थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम का भी डिस्कशन स्टार्ट किए थे। और ये क्यों किए थे कि आपको थोड़ा सा बेसिक टच हम आप दे पाएँ किस चीज़ का, एचसीएफ और एलसीएम के थॉट प्रोसेस का, कैसे आप सोचना है आपको। ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और एक टॉपिक इसमें बच जा रहा था कि रेशनल नंबर्स का अगर हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, सही से आ रहा है ना image? ठीक है, दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल सही है। तो उसी का डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं। देखिए कल हम लोग क्या किए, हम लोगों ने इंटीजर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना देखा था। फिर हम लोगों ने एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर के केस पे चर्चा की थी, क्या उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हम लोग दोनों इरेशनल नंबर का केस की बात किए थे, उसमें एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। एग्जिस्ट कब करेगा, जब आपके पास जो इरेशनलिटी है या इरेशनलिटी का जो टाइप है आपके पास वो क्या है, अगर वो सेम है तो आपका एग्जिस्ट कर जाता है, अगर सेम नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपके लिए एक टास्क है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। अगर आपके पास 2 पाई लिखा है और आपके पास 7 पाई लिखा है तो इसका एलसीएम क्या होगा, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सही, आपके लिए एक टास्क है, क्या 2 पाई एंड 7 पाई, इसका आप दोनों चीज़ बताइएगा, क्या एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको देख 2 पाई और 7 पाई का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर सेम काइंड का इरेशनलिटी होता है तो एलसीएम एग्जिस्ट कर सकता है, इरेशनल नंबर्स का भी। लेकिन अगर इरेशनलिटी का काइंड ही अलग है तो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो ये सब डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो आपके लिए अभी होमवर्क क्या है, अभी होमवर्क नहीं आपके लिए, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। 2 पाई और 7 पाई का एलसीएम क्या होने वाला है। सही, अब हम लोग मूव करते हैं आज की क्लास में हम लोग को क्या डिस्कशन करना है। सही, तो जैसे आप लेक्चर को स्टार्ट किए हैं तुरंत देखते टाइम अभी हम बोल दिए कि आपको ये सॉल्व करना है ना, तो इसको आप पहले सॉल्व कर लिए, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में आंसर डाल के फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए, एक मिनट, 2 पेज कैसे हो गया है इस पेज को, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या देखें, एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किए हम लोग, एलसीएम का बेसिक देखे क्या होता है, एचसीएफ का बेसिक देखे हम लोग क्या होता है। उसके बाद इनका डेफिनेशन देखे, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखे। पहला केस देखे थे, कौन सा, ये पहला केस क्या है, इंटीजर्स का केस था आपके पास। अगर दोनों नंबर्स इंटीजर है, देखिए 2 नंबर्स हो सकते हैं, 3 नंबर्स हो सकते हैं, 4 नंबर्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो बदलेगा नहीं, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। उसके बाद आपका क्या है, इंटीजर्स का केस हो गया। फिर दूसरे केस में आपके पास क्या है, एक रेशनल नंबर है और दूसरा आपके पास इरेशनल नंबर है। उसके केस में आपके पास एलसीएम एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकता अगर एक इरेशनल और रेशनल नंबर की बात हो रही है। सही, उसका भी डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। तीसरे केस में हम लोग इरेशनल की बात की थी ना। वैसे हम लोग चौथे केस में आज डिस्कस करेंगे। चौथे केस में क्या डिस्कस करेंगे कि अगर दोनों ही नंबर रेशनल हैं। ठीक है, देखिए केस नंबर 4। ठीक है, अगर दोनों ही नंबर्स क्या हैं, रेशनल से। ठीक है, रेशनल, तो अब समझिए आपको 2 फार्मूलाज पता होंगे। जनरली हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि आपको पता होंगे, आप लोग कहीं सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तभी हम लिख रहे हैं उसको आप समझ सकते हैं। फिर हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे ऐसा होता क्यों है। देखिए ये चीज़ आप लोगों ने हो सकता है देखी हो, एलसीएम अगर हमको निकालना है परिमेय रेशनल नंबर्स का या परिमेय संख्याओं का, a1/b1 a2/b2 ना। अभी इसका प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हैं, एक a1/b1 एक a2/b2। आपको इसका एलसीएम लिखना है तो क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सही बात है। तो एलसीएम का एक फार्मूला होता है, उसी प्रकार से एक फार्मूला और होता है क्या, अगर ये आपको एचसीएफ निकालना है क्या a1/b1 का और a2/b2 का आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ a1, a2 अपॉन में एलसीएम ऑफ b1, b2। इसका मतलब अगर आपको एलसीएम निकालना है रेशनल नंबर्स का तो आप क्या करिए,
सिंपली आप जो उसके न्यूमरेटर हैं सारे न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, सही बात है, अपॉन में आप डिनोमिनेटर का एचसीएफ डाल दीजिए। उसी प्रकार से एचसीएफ है, अगर आपको कई सारे रेशनल नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, ये केवल 2 नंबर्स ही नहीं है, आपके पास 3-4 भी हो सकते हैं, सही है, तो 3-4-5 कितने भी हो सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप न्यूमरेटर्स का क्या करिए, एचसीएफ निकाल दीजिए, अपॉन में आप क्या कर दीजिए, डिनोमिनेटर जो हैं उनके आपको एलसीएम कर देना, सही। ये पता होता है आप लोग फॉर्मूला, सही। अब लेकिन ये आया कहाँ से, इसके बारे में आपको नॉलेज है क्या? तो आप में से ज़्यादातर लोगों को, हम बोलें बहुत ज़्यादा तो आप लोगों से 75-80% लोगों को नहीं पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है। कुछ लोग को हो सकता है पता हो, कुछ लोग को आधा अधूरा पता हो, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का वो आप में से कम ही लोग जानते होंगे ना, कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों ना। उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, डिटेल में हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा इसका डिस्कशन। ये क्या पहला फार्मूला, ये आपके पास क्या है, पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ठीक है। ये दूसरे दोनों फार्मूले आपको पता हो सकते हैं, पहले से हो, नहीं है तो इसको ध्यान रखना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा है, ध्यान रख भी सकते हैं आप। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है, जो लॉजिक है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, है बहुत छोटा सा डिस्कशन लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं ना, देखिए मान लिया आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है किसका, a1/b1 का और a2/b2 का। ये दो नंबर्स आपके पास हैं। अब ये दोनों नंबर्स रेशनल हैं, तो आपको ये समझते हुए चलना है कि a1 और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब समझिए जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है ना, a1/b1 जो लिखा हुआ है, और a2/b2, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म के क्या होता है कि और और आगे आपका उसका कटना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप 1/4 लिखा हुआ है, देखिए अगर आपके पास 1/4 लिखा तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर आप 2/8 को देख रहे हो तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 ही हो गया, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं बोल सकते, तो इसको आप छोड़िए। यहाँ पे समझ में आया आपको ना? सही, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जो a1/b1 है ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए और a2/b2 भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। अब फिर हम इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं। देखिए इसको प्रूफ हम लोग देखते हैं, इसका प्रूफ है क्या एक्चुअली। देखिए प्रूफ है, देखिए प्रूफ इसका हम लोग देखते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ना। देखिए आपको क्या करना है, a1/b1 का एलसीएम निकालना, a2/b2 का एलसीएम निकालना। तो मान लीजिए लेट एलसीएम ऑफ a1/b1 एंड a2/b2 क्या है, p/q। क्योंकि आप मानने को तो यल मान सकते हैं ना, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अगर दो यहाँ पे रेशनल नंबर्स हैं तो उनका हम मोर जनरल बनाने के लिए क्या मान सकते हैं, एलसीएम इसका मान लीजिए p/q के फॉर्म का आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो भी सब आ गए, इसमें रेशनल से भी आ गए ना। तो इतना चीज़ आपको समझना है, क्योंकि हम रेशनल की बात कर रहे हैं, तो जो आपके पास a1/b1 रेशनल नंबर ही है ना। तो मान लीजिए हम इसका एलसीएम मान लिए क्या है, p/q। अगर p/q इसका एलसीएम है तो आप क्या बोल सकते हैं, कि जो a1/b1 है ये पहला नंबर है, एक a2/b2 दूसरा नंबर है, तो ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड करने चाहिए p/q को, करने चाहिए ना, तभी तो एलसीएम है। इसका मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है, आपके पास कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि जो p/q है इसको आपका a1 अपॉन में जो b1 है ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आपके पास एक इंटीजर देने वाला, सही है। उसी प्रकार से आपका जो p/q है इसको a2/b2 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो ये भी आपके पास इंटीजर देगा। तो यहाँ पे i1 i2 लिखने का मतलब ये है दोनों जगह पे सेम इंटीजर आए जरूरी थोड़ा है, इसलिए हम लोग उसको i1 i2 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, बिल्कुल आसानी से समझिए इसको आप। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर एलसीएम p/q है तो आपको p/q को ये दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपका एलसीएम नहीं रह जाएगा। वो एलसीएम का मतलब ही यही होता है कि एलसीएम के लिए हम लोग जो डिफिनेशन लेके थे क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यह क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है दैट कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, तो कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ नंबर्स, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए एक बार p/q हो गया, तो इसका मतलब क्या है आपके पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए।
पी बी वन अपॉन में क्यू ए वन, सही बात है। ये क्या है, एक इंटीजर के बराबर है आई वन। उसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे क्या है, पी बी टू अपॉन में क्यू ए टू, ये किसके बराबर है, एक इंटीजर के बराबर है, सही बात है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे थोड़ा यही मेन जो फोकस वाला पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है ना, यहीं से आप समझना है। इसके बाद का प्रोसेस जनरली लोग सोच नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा यहाँ पे क्या बात क्या करना, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए समझ में आ जाएगा। देखिए पी अपॉन क्यू है और बी वन अपॉन ए वन है, तो आपको क्या पता है कि जो ए वन अपॉन बी वन है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना, वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। तो जो आपका ए वन है, देखिए आपके पास इंटीजर चाहिए, आपको ध्यान से समझिए, आपको इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में कोई टर्म ना बचे, तभी तो इंटीजर आ सकता है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में टर्म बच जाएगा तो वो इंटीजर नहीं रह जाएगा, वो रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर इंटीजर चाहिए तो डिनोमिनेटर से जो टर्म है वो हट जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ भी है कि जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो पूरा वॉश आउट हो जाना चाहिए, सही है, तभी जाके आपका इंटीजर मिल सकता है। मेन कॉन्सेप्ट यही समझने का। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि अगर क्यू ए वन जो है पूरा, ये पूरा पूरा कंप्लीटली हट जाना चाहिए, यहाँ से बचना नहीं चाहिए। अगर ये बचेगा तो वो इंटीजर नहीं बनने देगा आई वन को, जो यहाँ इस साइड में आपके हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब क्यू कंप्लीटली आपके पास हट जाना चाहिए, मतलब क्यू या तो पी को पूरा डिवाइड कर देना चाहिए ना, या तो क्यू आपको बी वन को डिवाइड कर देना चाहिए। ये दो रास्ते तो हो सकते हैं, सही, ये दो रास्ते आपके पास हो सकते हैं कि क्यू जो है वो उसको तो आपको हटाना ही है, तो क्यू पी वन को डिवाइड कर सकता है या क्यू बी वन को डिवाइड कर सकता है। उसी प्रकार से आपका जो ए वन है ये भी हटना चाहिए, तो ए वन आपके पी को डिवाइड कर सकता है, ए वन आपके बी वन को डिवाइड कर सकता है। क्यू आपके पी को डिवाइड नहीं कर सकता या ए वन आपके बी वन की डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो ए वन अपॉन बी वन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब यह है कि और आप फर्दर उसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो पी अपॉन क्यू है वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अगर पी अपॉन क्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको आप मान लीजिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है, मतलब आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो इसको देख के आप बताइए जो ए वन है वो बी वन को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकता, लेकिन इसको डिवाइड होना ही है, तभी तो डिनोमिनेटर से चीज़ें हटेंगी। नहीं समझना है, डिनोमिनेटर से अगर आपको हटाना है तो डिवाइड कंप्लीटली कराना पड़ेगा, क्यू को भी और ए वन को भी, सही बात है, क्यू को भी कंप्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा और ए वन को भी। तो आपका क्यू जो है वो पी वन को डिवाइड कर देगा और ए वन जो है आपका पी को डिवाइड कर देगा। आप यहाँ पे समझिए, मैं यहाँ पे लिख रहा है एक स्टेटमेंट, आप समझिए। जो आपका ए वन है वो क्या कर रहा है, ए वन, ठीक है, ए वन लिखो या आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लिख दो, ऐसा लिखो आप, जो बी वन है, ठीक है, बी वन इज डिवाइडेड बाई, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई ए वन, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए वन विल कंप्लीटली डिवाइड बी वन, ठीक है, ए वन कंप्लीटली आपके पास बी वन को डिवाइड कर देगा। ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये गलत है, क्योंकि ए वन बी वन को डिवाइड नहीं कर सकता। ए वन किसको डिवाइड कर सकता है? पी को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ए वन और बी वन पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो ये डिवाइड नहीं कर सकते एक दूसरे को। ये आपके पास गलत स्टेटमेंट है, सही। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए कि जो ए वन है, ए वन विल कंप्लीटली डिवाइड पी, सही बात है। ए वन जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा पी को, करना ही पड़ेगा उसको। उसी प्रकार से आपका जो ए टू है वो भी पी को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए टू बी टू को डिवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि ए टू अपॉन बी टू सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सही है। अगर ए टू बी टू को डिवाइड नहीं कर सकता तो ए टू किसको डिवाइड करेगा? पी को ही डिवाइड करेगा। उसी प्रकार से क्या है यहाँ पे, ए टू विल कंप्लीटली, ठीक है, डिवाइड पी। नहीं समझ में आया? दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आने चाहिए। अगर ए वन पी को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो डिनोमिनेटर से हटेगा कैसे? क्योंकि डिनोमिनेटर से हटाना ही है उसको। क्यों? आपको इंटीजर चाहिए, इसलिए ए वन कंप्लीटली डिवाइड करेगा पी को, ए टू कंप्लीटली डिवाइड करेगा पी को। अब पी को दोनों ही कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं,
अब ये दोनों स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा होल्ड रखिए, अब दो स्टेटमेंट और हम लोग निकालते हैं यहीं से। देखिए दो स्टेटमेंट और निकालते हैं हम लोग कि आपका जो क्यू है उसको देखिए, जो क्यू है वो किसको डिवाइड करेगा, पी को कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि पी को कंप्लीट डिवाइड A1 करेगा। क्यू पी को कर ही नहीं सकता क्योंकि पी बाई क्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं सकता। तो क्यू किसको डिवाइड करेगा, B1 को डिवाइड करेगा। क्यू किसको डिवाइड करेगा, B1 को डिवाइड करेगा। या B1 किससे डिवाइड, A1 विल कम्प्लीटली डिवाइड P, इसमें सही है, और जो B1 है वो Q से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, सही बात है, या Q कम्प्लीटली डिवाइड करेगा B1 को, सही बात है। या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, या मान लीजिए ऐसा लिख दो आप, B1 इज completely divided by, B1 is completely divided by क्यों, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से आपका जो B2 है वो भी Q से completely डिवाइड होगा, क्यों, होना ही पड़ेगा क्योंकि इंटीजर चाहिए, और Q P को तो डिवाइड कर नहीं सकता, तो Q को B2 को ही डिवाइड करना पड़ेगा, A2 को P को डिवाइड करना पड़ेगा, तो A2 को P को डिवाइड करना देख लिए। उसी प्रकार से आपका जो B1 है, B1 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई Q है। उसी प्रकार से आपके पास क्या है, जो B2 है वो भी आपका कम्प्लीटली डिवाइड है, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई Q। तो आपका B1 भी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई Q है और आपका B2 भी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई Q है। अब थोड़ा सा आप यहाँ समझिए, जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो क्या है, ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ से कुछ लोगों को दिखना शुरू हो गया होगा कि क्या हम बोलना चाहते हैं ना। आपके पास P अपॉन Q है, P अपॉन Q क्या है, इसका एलसीएम है, एलसीएम ही तो है P अपॉन Q। अगर P अपॉन Q एलसीएम है तो P अपॉन Q लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर P अपॉन Q स्मॉलेस्ट चाहिए हमको, तो कब स्मॉलेस्ट हो सकता है, कि कोई भी आपके पास एक फ्रैक्शन है वो स्मॉलेस्ट कब हो सकता है, जब आपका जो न्यूमरेटर है वो कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, यानी P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए, सही बात है, तभी तो P अपॉन Q की वैल्यू लीस्ट आएगी। अब P की वैल्यू अगर हाईएस्ट है, सॉरी लीस्ट है, तो P की वैल्यू लिस्ट है, तो आप पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, पहले दो स्टेटमेंट, A1 P को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, A2 भी P को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और P क्या होगा, लीस्ट होगा। तो क्या होगा, P तो एलसीएम ही होना पड़ेगा ना। देखिए A1 P को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, A2 भी P को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, और P क्या है, लीस्ट वैल्यू है, क्योंकि P अपॉन Q आपको हाईएस्ट, P अपॉन Q आपको लीस्ट करना ही है, क्योंकि एलसीएम की बात हो रही है। तो P लीस्ट है, और A1 कम्प्लीटली डिवाइड भी कर रहा है, A2 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को देख के आप बोल सकते हैं कि जो P है वो क्या है, एलसीएम ऑफ A1 A2। बात, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आया। दूसरा दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए कि जो B1 है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई Q है, जो B2 है वो भी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई Q है, और Q आपका हाईएस्ट होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि P अपॉन Q आपको क्या चाहिए, लोएस्ट चाहिए, लीस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए। तो कब हो सकता है ऐसा कि P लीस्ट हो जाए और Q हाईएस्ट हो जाए। अगर Q आपको हाईएस्ट करना है तो ये चीज़ आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, B1 Q से कम्प्लीटली डिवाइडेड है, B2 भी Q से कम्प्लीटली डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या है, Q को HCF ही तो होना पड़ेगा, यही तो HCF का कंडीशन होता है, और Q हाईएस्ट भी है, तो ये HCF का ही तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि HCF B1 को भी डिवाइड कर रहा है, HCF B2 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी जो Q है वो B1 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, Q जो है वो B2 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पास जो Q है वो क्या है, HCF है किसका, B1 B2 का, सही बात है। तो यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, हो गया ना प्रूफ, ये चीज़ हमको प्रूव करना था कि एलसीएम ऑफ A1 A2 यानी P क्या होगा, एलसीएम ऑफ A1 अपॉन A2 अपॉन में HCF ऑफ B1 B2, यानी कि HCF ऑफ B1 B2 क्यूब हो गया, सही। ये प्रूफ आपको समझ में आना चाहिए, कोई समस्या इसमें नहीं है। बिल्कुल इसी के ही पैटर्न पे हम लोग अगला प्रूफ कर सकते हैं, क्या, कि अगर HCF ऑफ A1 B1 A2 B2 की बात कर रहे हैं, तो HCF ऑफ A1 A2 अपॉन में LCM ऑफ B1 B2, बिल्कुल इसी के तर्ज पे वो भी डेरिवेशन है, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं ना। तो उसको नेक्स्ट पेज हम लोग कर रहे थे, बहुत
थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। देखिए दूसरा है, क्या होता है अगर हमको एचसीएफ निकालना है, तो मान लो आपका इनका एचसीएफ क्या है, पी अपॉन क्यू है। सिंपली बहुत ही सिंपल तरीका होता है, मान लीजिए इसका एचसीएफ क्या है, पी अपॉन क्यू। सही बात है। अगर पी अपॉन क्यू उसका क्या है, एचसीएफ है किसका, A1 अपॉन B1 का और A2 अपॉन B2 का। सही बात है। तो जो P अपॉन Q है ये इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब तो यही होता है एचसीएफ का ना, यानी कि जो आपका A1 अपॉन में B1 है इसको आपका P अपॉन Q कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी एक इंटीजर देगा। सही बात है। उसी प्रकार से जो A2 अपॉन B2 है इसको भी आपका P अपॉन Q कंप्लीटली डिवाइड करेगा और एक इंटीजर देगा। सही बात है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1Q अपॉन में P B1, ये आपको एक इंटीजर मिलेगा। सही बात है। उसी प्रकार से आपके पास क्या है, A2Q अपॉन में P B2, ये भी आपको एक इंटीजर मिलेगा। अगर दोनों ही इंटीजर मिलने वाले हैं तो आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल पुराने कॉन्सेप्ट की तरह ही हो गया ना। आपको P अपॉन Q चाहिए, अब यहाँ पे आपका सब सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, बाय डिफॉल्ट हम मान के चल रहे हैं कि A1 अपॉन B1 भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, A2 अपॉन B2 भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, P अपॉन Q भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हम P अपॉन Q को HCF मान के चल रहे हैं ना, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं उसको। अब आप समझिए, यहाँ पे आप देखिए, क्या B1 A1 को डिवाइड कर सकता है, कोई चांस ही नहीं है क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो B1 किसको डिवाइड करेगा, Q को डिवाइड करेगा, B1 Q को डिवाइड करेगा। उसी प्रकार से आपका जो B2 है वो भी Q को डिवाइड करेगा। समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे वहाँ पे लिख लिया था ना, यहाँ पे लिख नहीं रहे, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं बस। देखिए, B1 Q को डिवाइड करेगा, A1 को तो कर ही नहीं सकता। B1 किसको डिवाइड करेगा, B1 किसको डिवाइड करेगा, Q को डिवाइड करेगा। और आपका जो B2 है ये भी Q को डिवाइड करेगा। सेम उसी प्रकार से जो P है आपका वो A1 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे जो आपका P है वो A2 को डिवाइड करेगा। क्योंकि इंटीजर चाहिए हमको, इंटीजर चाहने के लिए जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो पूरा पूरा हटना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर का टर्म पूरा पूरा हट जाएगा तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इंटीजर आएगा। अगर डिनोमिनेटर में टर्म बच जा रहा है तो वो इंटीजर नहीं बन सकता। सही बात है। तो आपका P इसको कैसे, देखिए आपका सिंपल ध्यान से समझिए, P A1 को डिवाइड करेगा, Q को तो कर नहीं सकता क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो P आपका A2 को डिवाइड करेगा। अगर P A1 को भी डिवाइड कर रहा है और A2 को भी डिवाइड कर रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आप P अपॉन Q HCF है, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर P अपॉन Q हाईएस्ट है इसका मतलब क्या है, P की वैल्यू हाईएस्ट होगी। कोई रेशनल नंबर कब हाईएस्ट होगा, जब उसका न्यूमरेटर हाईएस्ट हो और डिनोमिनेटर क्या हो, लोवेस्ट हो। यानी कि P हाईएस्ट है और Q आपका क्या है, लोवेस्ट है, तभी तो हाईएस्ट बन सकता है। नहीं समझ में आया आपको, सिंपली यही चीज़ है। तो जो P है वो आपका A1 को भी डिवाइड कर रहा है, P आपका A2 को भी डिवाइड कर रहा है, और P क्या है, हाईएस्ट भी है। तो P क्या हो जाएगा, ये HCF ही तो हो जाएगा इसका, A1 A2 का। सही बात है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपका इधर साइड भी है। जो B1 है वो Q को डिवाइड करेगा, B2 भी आपका Q को डिवाइड करेगा। अब Q आपका क्या है, स्मॉलेस्ट होना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट अगर आप नहीं लोगे तो P अपॉन Q हाईएस्ट कैसे बनेगा। P अपॉन Q को हाईएस्ट करने के लिए P का आपका हाईएस्ट होना आवश्यक है और Q का आपका लोएस्ट होना आवश्यक है। तो B1 Q को डिवाइड कर रहा है, B2 भी Q को डिवाइड कर रहा है, यानी Q आपका B1 और B2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, और Q अपने आप में लीस्ट है तो Q को एलसीएम होना पड़ेगा। सही बात। Q क्या है, एलसीएम ऑफ B1 B2। सही बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कोई समस्या यहाँ पे होनी नहीं चाहिए आपको। सही बात है। तो दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके देख लिए, ठीक, यहाँ पे प्रूफ करके हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। अब इसका यूज करके आप सॉल्व करिए या आप इसका बिना यूज किए सॉल्व करिए, आपको दोनों तरीके से आंसर मिलने वाला है। इसको बिना यूज किए भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो पहला अप्रोच है ये ना, जो ये अप्रोच है आपके कभी गलत नहीं हो सकती, इसको आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग देखने वाले एग्जाम्पल्स उसमें भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसी को अप्लाई करके तो निकाले हुए हैं इसको, तो डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं, या आप एक टेबल वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे ले लिए, देखिए एक एग्जाम्पल आपके पास हम लोग ले लेते हैं। क्या आपको निकालना है, 2/3 है और आपके पास क्या है,
17/6 है। देखिए इनका आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। थोड़ा जो हम लोग फार्मूला डिराइव किए हैं उसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उससे आसानी से आंसर जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए कैसे आंसर आएगा आपका, 2/3 17/6 का एलसीएम क्या हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम लिखना है इसका तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए आप 2,17 का, यानी न्यूमरेटर्स का एलसीएम, अपॉन में आप एचसीएफ निकाल लीजिए 3,6 का। सही बात है। 2,17 का एलसीएम क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, सॉरी 1 थोड़े आएगा, 34 आएगा ना। 2,17 का एलसीएम 34 आएगा और 3,6 का एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आएगा। तो 34/3 हमारे पास क्या है, ये एलसीएम की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सही बात है। उसी प्रकार से अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूले पे आप पुट करके निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एक दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ 2,17 अपॉन में आपका क्या है, एलसीएम ऑफ 3,6। सही बात है। तो आपका 2,17 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2। 17 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 17, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, दोनों प्राइम नंबर है। अब इस चीज़ को आप समझिए, तो इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, क्योंकि 1 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसी प्रकार से आपका जो एलसीएम 3,6 का, 3,6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी आप 3 पढ़िए, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो 3, 6, 9 इसके टेबल में आएगा, 6 सबसे पहले ही आ गया तो ये कॉमन हो जाएगा, इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो ये 1/6 इसका एचसीएफ आ गया, एलसीएम इसके पास 34/3 हो गया। अब इसके मेन पीछे जो इसका रीजन है वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना था 2/3 का ही निकालना था ना, तो आप 2/3 का टेबल पढ़ना शुरू कर लीजिए और करके आप देख लीजिए। दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं, 2/3 का टेबल पढ़िए, 2/3, 4/3, ठीक है, और 6/3, ठीक है, 8/3, ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इसका टेबल पढ़ना तो आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप चलेंगे 17/6, सही, 34/6, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, 51/6, केवल टेबल पढ़ते जा रहे हैं, सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 68/3, सही। उसके बाद आप क्या करेंगे, 85/3। ये टेबल है आपके पास, मतलब सिंपली आप क्या कर रहे हैं, उसके फैक्टर जो उसके मल्टीपल है वही लिख रहे हैं। 2/3 सेकंड मल्टीपल 4/3, थर्ड मल्टीपल 6/3, फोर्थ मल्टीपल 8/3। इसी प्रकार से 17/6 का फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल 34/6, थर्ड मल्टीपल 51/6 ना, ऐसे करके मल्टीपल्स हम लिख दिए। अब इनमें कॉमन क्या आने वाला है ये हमको सोचना है। देखिए 17/6 हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका देखिए ये 4/3 है, यानी कि ये आपके पास है 12/6 है, सही है। ये आपके पास 6/3 है, यानी कि ये 18/6 है। तो 18/6 बड़ा हो गया इससे ऑलरेडी। अब इसके बाद और बड़े नंबर्स आएंगे तो 17/6 तो आ ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है, इसका कोई चांस नहीं कॉमन होने का। आप 34/6 को देखो, 34/6 का मतलब क्या है, ये आपके पास है 17/3 है। तो क्या इस जो आप 2/3, 4/3, 6/3, 8/3, 10/3 ऐसे लिखेंगे तो ये इवन/3 आ रहा है, तो क्या ये आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या बनेगा, 17/3 बनेगा। तो 17/3 पॉसिबल नहीं है। अब आप 51/6 को देखिए, 51/6 का मतलब क्या है, 3 से काटेंगे आप क्या मिलेगा, 17 सॉरी 2 से कट करिए इसको, 2 से कट करने पे क्या मिलेगा आपको, 2 से तो कट ही नहीं होगा, तो ये भी नहीं मिलने वाला। सही बात है। अगर आप इसको 3 से कट भी करेंगे तो क्या मिलेगा, 17/2। तो ये आपके आगे जाने पे मिल ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, ये भी गलत है। आप 68/3 को देखिए, 68/3 का मतलब क्या है, 1 मिनट, कोई गलती है यहाँ पे, आप समझिए, 68/6 आना चाहिए था ना, यहाँ पे गलती कर दी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इरेजर लाइए। क्या 68/6 है और ये क्या है, 85/6 है। 68/6 क्यों है, क्योंकि आप 17/6 के मल्टीपल से देख रहे हैं ना, तो 34/6, 51/6, 68/6 होना पड़ेगा। तो 68/6 क्या है, 34/3 है। सही बात है। अब देखिए 34/3 आपको दिख रहा है, तो 34/3 इसके इसके जो आपके पास मल्टीपल्स हैं इनमें आने वाला है, क्यों, 8/3,
फिर आपके पास 10/3, फिर 12/3, फिर 14/3, ऐसे करके आएगा। तो 34/3 आपके पास कॉमन मिल जाएगा, तो ये सही है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 34/3। सही बात है। तो आप और भी एक तरीका अपना सकते थे, कौन सा? जो नॉर्मल अप्रोच हम लोग देखें, जिससे हम सारा प्रूफ करके देखें क्या, कि अगर इनका एलसीएम यल है तो यल क्या करेगा, यल को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे ये दोनों, तो यल अपॉन 2/3 को आप इंटीजर बोल दीजिए, एल अपॉन 17/6 को आप इंटीजर बोल दीजिए, उससे आप सॉल्व करा के यल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। उसी प्रकार से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ये किया ना। अब आप एचसीएफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर। तो आप 2/3 का फैक्टर कैसे निकालेंगे ना, तो वो नहीं कर सकते आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या? जब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको दिखाते हैं, अगर मान लीजिए इसका एलसीएम यल है, तो यल अपॉन 2/3 एक इंटीजर आएगा। सही बात है। अगर यल एलसीएम है तो यल अपॉन 17/6 एक दूसरा इंटीजर आएगा। इसी को आप सॉल्व करा लीजिए। यल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 I1। तो 2/3 I1 को आप 17/6 I2 पुट कर दीजिए, फिर आप I1 अपॉन I2 रेशियो निकाल के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सही। इससे रिलेटेड चीज़ हम लोग कई बार कर भी चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सही है। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन हम लोग इसका कर लिए। तो आपके लिए एक होमवर्क हम आपको देते हैं। देखिए, पहला होमवर्क तो आपको दे चुके हैं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा है वो। 2π और 7π का एलसीएम आपको बताना है। अभी हम और एक होमवर्क आपको देते हैं। एक होमवर्क आपके लिए है, होमवर्क ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि इसका क्या आने वाला है। आपको एलसीएम निकालना है इसका 4/25 का और 5/75 का। ठीक है, आप इसका एलसीएम निकालेंगे। सही है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा तभी आप यूज़ करिएगा उसको। इसका आप एलसीएम निकालिएगा। एंड आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है किसका? 2/27 का, और आपको निकालना है 5/30, सही है, 33। ठीक है। इसका आपको एलसीएम निकालना है। इसका प्रैक्टिस करिएगा और इसका एचसीएफ निकालिएगा। सही है। ये आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डालिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स क्या, सॉरी, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे आपको अगर एलसीएम निकालना हो। सही। इसमें कोई समस्या की बात नहीं। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको डालना है। सही है। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। जितना डिस्कशन हो गया, काफ़ी डिस्कशन हो गया है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। कौन सा टॉपिक है अपना? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो 1 मिनट क्लास का लेंथ देखें कितना बड़ा हुआ अभी तक। 33 हुआ। तो शॉर्ट में आपके पास कुछ फॉर्मूलेज हम आपको यहाँ पे लिखा देते हैं। देखिए, जो कि आप पॉलिनोमियल में जाएंगे तो हम लोग को फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा ना। तो देखिए, थोड़ा सा हम आपको ओरली बताते हैं, आपको पहले से ही पता होगा। a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होगा। a-b के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होगा। वही सब फॉर्मूलाज है ना। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेज पे हम अगले नोट कर देते हैं। आपके लिए होमवर्क वो था ना, तो एक पेज यहाँ पे ऐड करके हम थोड़ा सा सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लिख देते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है। ठीक है, आपको पहले से ही पता होगा, कोई इसमें नया नहीं है। थोड़ा फास्ट में यहाँ पे लिखते हैं। a+b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? a² + b² + 2ab। सही है। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता है। सही। आपको एक चीज़ ये भी पता होगा कि आपको अगर a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब लिखना है तो कैसे लिखते हैं आप? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा। a-b का होल क्यूब। देखिए, ये सब फॉर्मूला तो आप लोग यूज़ करते रहते हैं ना 9th 10th तक ना। इसका प्रूफ कुछ नहीं, सिंपली आप a+b को 3 बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा ना। तो लेकिन आपको रिजल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आप मल्टीप्लाई कराने नहीं बैठेंगे। a³ - का b³ - का 3ab ब्रैकेट में a-b। ये फार्मूला भी आपको पता होगा। उसी प्रकार से आपके पास a³ + b³ का एक फार्मूला होता है क्या? a+b
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्या से ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही बात है, ये फॉर्मूले आपको पता होना आवश्यक है। अब में से ज़्यादा लोग को पता ही होगा, ज़्यादातर लोगों को। एक फार्मूला आपके पास ये भी होता है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पता होगा आपको। और एक फार्मूला आपके पास ये भी होता है जो कि थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये आपको पता होगा ना, इतने फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूला है, सब यूज होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूलाज हो सकते हैं, तो फिर भी इतना आपको पता होना आवश्यक है ना। और भी बहुत सारे हैं, उन सबको हर चीज़ को आप रट लें इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपको पहले से पता ही होगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पहला फार्मूला जो है आपको पहले से ही पता होगा ना, ये फार्मूला आपको पहला, दूसरा पहले से ही पता होगा, तीसरा भी है ना। ठीक है, ये सब आपको पहले से ही पता होगा। सही, ये फार्मूलाज हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको ऑलरेडी याद भी होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को, जितने ज़्यादातर लोगों को याद ही रहता है। कुछ फार्मूलाज हैं जो कि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी, थोड़ा सा आपको डाउट फील करा सकते हैं। ये हो गया और ये हो गया, इसमें थोड़ा सा आपको डाउट होता है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे ए प्लस बी है ना, बीच में प्लस है तो पहले वाले टर्म में प्लस ही आएगा, बीच में माइनस है तो पहले वाले टर्म में माइनस ही आता है। सही बात है, अगर प्लस पहले वाले पे आ गया बीच में माइनस ही आ जाएगा। सही, अगर यहाँ पे माइनस पहले आ गया तो बीच वाले में यहाँ पे प्लस आएगा। सही, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये सब फॉर्मूले आपको पहले से ही पता हो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग पहले इसलिए लिख लिए हैं कि थोड़ा सा आपको आगे टाइम सेव होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्कशन हो गया ना, आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। और ये फार्मूलेज आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा, आगे इसके यूज पढ़ने वाले हैं। और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। आप लोग इतना मेहनत हो गया है ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ना, कि वो लोग भी उसका बेनिफिट ले सकें। देखिए, हम लोग ये पोएम की लाइन में हैं अभी, ये पोएम की लाइन में बहुत कुछ पढ़ना है अभी हम लोग को। इनइक्वलिटीज़ पढ़नी है, फिर हम लोग आगे जाएंगे तो अपने पास पॉलिनोमियल के बाद इनइक्वलिटीज़ पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपना इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे डिटेल में, हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ेंगे, और हम लोग इसके बाद ग्राफ के प्लॉटिंग्स को भी पढ़ेंगे, और वेरियस फंक्शंस को भी पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और आपके पास इसमें जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, तो ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बहुत सारे होते हैं ना। तो सबका डिस्कशन हम लोग बारी बारी स्मूथली सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड हो, आपके कोई साथी हो पढ़ रहे हो, तो उनको भी आप इसको रिकमेंड करिए। हम लोग शुरुआत किए हैं तो कंप्लीट करेंगे। आप शुरुआत से बस लेक्चर देखते चलिए, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल हम लोग का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग उसको भी 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।